कहां तो केरल जीतकर राहुल गांधी को धूमधाम के साथ फिर से कांग्रेस अध्यक्ष बनाए जाने की तैयारी थी, लेकिन सोनिया गांधी की सारी तैयारी धरी की धरी रह गई। केरल में कांग्रेस बुरी तरह से हार गई। इतना ही नहीं, हार के बाद केरल कांग्रेस का संकट लगातार गहराता जा रहा है। पीसी चाको तो पहले ही कांग्रेस छोड़ चुके हैं, लेकिन पार्टी पर अब वही सारे आरोप रमेश चेन्निथला लगा रहे हैं, जैसे आरोप पीसी चाको ने लगाए थे। केरल में कांग्रेस की गुटबाजी अपने चरम पर जा पहुंची है। ओमान चांडी और रमेश चेन्निथला की नाराजगी कांग्रेस का बंटाधार करने के लिए काफी है। केरल में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रमेश चेन्निथला ने पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी को खत लिखा और कहा कि वे बहुत अपमानित महसूस कर रहे हैं। चेन्निथला का ये दर्द वीडी सतीशन को विधानसभा में विपक्ष का नेता नियुक्त करने के बाद छलका है। इसके पहले चेन्निथला ही विधानसभा में विपक्ष के नेता थे। राज्यों में कांग्रेस नेताओं के हट से परेशान हाईकमान ने केरल में नेता विपक्ष के चयन में गुटबाजी को नकारते हुए फैसला लिया और वी सतीश को इस पद की कमान सौंपी। बावजूद इसके कि पूर्व मुख्यमंत्री ओमान चांडी और रमेश चेन्निथला के गुटों ने हाथ मिला लिया है और चांडी भी चेन्निथला को फिर से नेता विपक्ष बनाने के लिए सहमत हो गए। सतीशन की नियुक्ति कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल की मजबूती से उनके पक्ष में खड़े रहने के कारण हुई। चेन्निथला ने सोनिया गांधी को लिखे खत में कहा कि जिस तरह पार्टी हाईकमान ने विपक्ष के नेता के चयन के मामले को हैंडल किया, उनके जैसे वरिष्ठ नेता के साथ बहस की गई, ऐसा नहीं किया जाना चाहिए था। चांडी और चेन्निथला ने इस बारे में केसी वेणुगोपाल से भी बात की है। इसके अलावा केरल में नेता विपक्ष का चयन करने के लिए बनाए गए पर्यवेक्षक मल्लिकार्जुन खड़गे से भी बात की है, लेकिन खड़गे ने फिर भी साफ कह दिया कि पार्टी हाईकमान ने इस मामले में खुले दिमाग के साथ फैसला लिया है। चेन्निथला ने लिखा कि अचानक लिए गए इस फैसले के कारण उन्हें धक्का लगा है और दुख पहुंचा है। चेन्निथला लंबे वक्त से कांग्रेस में हैं और भारतीय युवक कांग्रेस के एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं। वे 9 साल तक केरल कांग्रेस के भी अध्यक्ष रहे और 4 बार सांसद रहने के साथ ही 5 बार विधायक और सीडब्ल्यूसी के सदस्य। चेन्निथला केरल में लोकप्रिय राजनेता हैं और लंबे राजनीतिक करियर के हिसाब से उनके समर्थकों की काफी अच्छी संख्या है। केरल कांग्रेस में नेताओं के बीच जबरदस्त गुटबाजी की वजह से ही राहुल गांधी ने विधानसभा चुनाव के दौरान कई दिन वहां गुजारे थे और गुटबाजी पर लगाम लगाने की कोशिश की थी। लेकिन मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे पूर्व मुख्यमंत्री ओमान चांडी और रमेश चेन्निथला के साथ ही बाकी कुछ और नेताओं के गुटों ने भी पार्टी की नैया डुबो दी। केरल कांग्रेस में एक गुट पीसी चाको का भी था, जिन्होंने विधानसभा चुनाव के दौरान ही कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। चाको ने इस्तीफा देने के बाद जारी पत्र में कहा था कि उन्होंने पार्टी के लिए कड़ी मेहनत की, लेकिन केरल कांग्रेस की टीम के साथ काम कर पाना बेहद मुश्किल है। चाको ने यह भी लिखा था कि लोग चाहते हैं कि केरल कांग्रेस में वापस लौटें, लेकिन पार्टी के शीर्ष नेता गुटबाजी में शामिल हैं। चाको को एनसीपी ने केरल इकाई का अध्यक्ष बनाया है। रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। कोरोना को लेकर चीन पर आरोप लगते रहे हैं कि उसने इसकी जानकारी को दुनिया से छिपाया, लेकिन एक बार फिर कोरोना को लेकर चीन का असली चेहरा दुनिया के सामने आया। चीनी वायरोलॉजिस्ट डॉक्टर ली मेंग येन ने दावा किया कि कोरोना वायरस को सरकार के नियंत्रण वाले एक प्रयोगशाला में तैयार किया गया और चीन ने जानबूझकर कोरोना वायरस को दुनिया में फैलाया। चीनी विसिल ब्लोअर और वायरोलॉजिस्ट ली मेंग यान ने चीन से फरार होने के बाद एक बार फिर ये दावा किया कि कोविड-19 को चीन की वुहान की लैब में ही बनाया गया था। असल में अमेरिकी खुफिया एजेंसी के हाथ में कुछ कागजात लगे हैं, जिनमें कहा गया है कि 5 साल पहले से ही चीन कोरोना वायरस को तैयार कर रहा था और चीन तीसरे विश्व युद्ध की तैयारी में जुटा हुआ था, जिसे वो जैविक हथियारों के सहारे लड़ने वाला था। इस खुलासे ने चीन की पोल पट्टी दुनिया के सामने खोल कर रख दी है। चीन की मशहूर वैज्ञानिक और महामारी विशेषज्ञ ली मेंग येन ने अमेरिकन रिपोर्ट पर मुहर लगाते हुए कहा कि चीन ने जानबूझकर कोरोना वायरस को दुनिया में फैलाया। चीन की वायरोलॉजिस्ट ली मेंग येन ने कहा कि ये खुफिया दस्तावेज पूरी तरह से सही हैं और चीन की साजिशों का पोल खोलने के लिए काफी हैं। ली मेंग येन ने कहा कि हाँ, ये दस्तावेज ये साबित करने के लिए काफी हैं कि चीन काफी लंबे वक्त से जैविक हथियार तैयार कर रहा था ताकि वो युद्ध में इसका इस्तेमाल कर सके और जैविक हथियार के जरिए चीन पूरी दुनिया पर जीत हासिल करना चाहता था। ली मेंग येन ने ये कहा कि मार्च महीने में जिस डॉक्यूमेंट को पूरी दुनिया के सामने रखा गया था, वो यही कहता है कि चीन पारंपरिक युद्ध से हटकर जैविक हथियारों का इस्तेमाल करने की कोशिश में था। इसके साथ ही चीन दुनिया के सामने कोरोना वायरस को लेकर गलत जानकारियां दे रहा है ताकि दुनिया को अंधेरे में रखा जा सके कि चीनी लैब से कोरोना वायरस नहीं निकला है। चीनी वैज्ञानिक ने कहा कि इस वायरस का एक टारगेट दुनिया के मेडिकल सिस्टम को बर्बाद करना भी था। दरअसल 5-6 साल पहले चीनी अधिकारियों ने कहा था कि इस वायरस से मृत्यु की दर काफी कम है,
लेकिन ये हेल्थ सिस्टम को पूरी तरह से तोड़ने में सक्षम है। ये समाज को काफी नुकसान पहुंचा सकता है। उन्होंने कहा कि पिछले साल वुहान में इस वायरस का ट्रायल किया गया था, जिससे वुहान की स्थिति काफी खराब हो गई थी। डॉक्टर यान ने बताया कि चीन अब देशों को अपने सस्ते टीके खरीदने के लिए धमका रहा है। इसके पहले डेली मेल ने खुलासा किया था कि चीन के वैज्ञानिकों ने वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में कोविड-19 वायरस को तैयार किया था। वैज्ञानिकों को कोविड-19 सैंपल पर फिंगरप्रिंट्स मिले हैं। इसके अलावा दावा किया गया कि चीनी वैज्ञानिकों ने कोरोना वायरस को तैयार करने के बाद इसे रिवर्स इंजीनियरिंग वर्जन से बदलने की कोशिश की, ताकि ऐसा लगे कि ये वायरस चमगादड़ से विकसित हुआ। महिला वायरोलॉजिस्ट डॉक्टर ली मेंग यान ने इससे पहले भी कोरोना वायरस के मानव निर्मित होने का दावा किया था। डॉक्टर ली मेंग यान ने दावा किया था कि कोरोना वायरस को एक सरकार के नियंत्रण वाले प्रयोगशाला में तैयार किया गया था और उनके पास अपने दावे को साबित करने के लिए वैज्ञानिक प्रमाण हैं, जिसे वे जल्द पेश करेंगी। हांगकांग में काम करने वाली शीर्ष वैज्ञानिक ने दावा किया कि उन्होंने अपनी जांच के दौरान एक कवर अप ऑपरेशन का पता लगाया और कहा कि चीन की सरकार को सार्वजनिक रूप से स्वीकार करने से पहले ही वायरस के प्रसार की जानकारी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। यास चक्रवात से हुई तबाही पर पीएम मोदी के साथ बात करने के लिए ममता बनर्जी ने महज 1.5 मिनट का वक्त निकाला। इन 1.5 मिनटों में ममता बनर्जी ने पीड़ित जनता के लिए क्या और कितनी बात की होगी, इसका अंदाजा सहज ही लगाया जा सकता है। 1.5 मिनट बैठक में बिताने के बाद ममता बनर्जी ने अपने तरीके से पूरे दलबल के साथ सियासत करना शुरू कर दिया। ममता का पहला सवाल ये कि शुभेंदु अधिकारी को क्यों बुलाया गया। इस बात का जवाब खुद शुभेंदु अधिकारी ने दिया, क्योंकि पीएम के साथ बैठक में नेता प्रतिपक्ष की उपस्थिति पर सवाल उठाकर ममता बनर्जी ने एक तरह से शुभेंदु अधिकारी का अपमान करने की कोशिश की। अधिकारी ने दो टूक कहा कि गैर विधायक सीएम एक चुने विधायक का अपमान नहीं कर सकती। शुभेंदु अधिकारी के इस बात का ममता बनर्जी के पास शायद कोई जवाब न हो, क्योंकि नंदीग्राम में ममता बनर्जी उन्हीं के हाथों चुनाव हार चुकी हैं। शुभेंदु अधिकारी यही नहीं रुके, उन्होंने ममता सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने पीएम मोदी की रिव्यू मीटिंग में उनको बुलाए जाने पर भी जवाब दिया। शुभेंदु ने कहा कि राज्य में अत्याचार जारी है। उत्तर 24 परगना में आज भी एक व्यक्ति को पीटा गया। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि चक्रवात यास के बाद से लोगों में डर है, खासकर तटीय इलाकों और गांवों में रहने वालों में। मत्स्य पालन और अन्य रोजगार प्रभावित हुए। ऐसे में केंद्र और राज्य मिलकर काम कर रहे हैं। हम उसका पालन करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन राज्य सरकार राजनीति कर रही है। उन्होंने कहा कि तूफान शांत होने के 48 घंटे बाद सीएम ममता दीघा और कलाईकुंडा गईं और पीएम के साथ समीक्षा बैठक का हिस्सा बनी। बीजेपी नेता शुभेंदु ने कहा कि 2019 में फानी चक्रवात के दौरान वह एक समीक्षा बैठक का हिस्सा थीं। उन्होंने तूफान अम्फान के लिए भी धन की मांग की थी, लेकिन कल बैठक में सीएम ममता और मुख्य सचिव ने पीएम मोदी और राज्यपाल का अपमान किया। मेरे पास इसके लिए शब्द नहीं हैं। शुभेंदु ने कहा कि लोगों के कल्याण के लिए काम करने के लिए मैं पीएम और गृह मंत्री कार्यालय से संपर्क में हूं। मैं मीटिंग में था क्योंकि एक तटीय क्षेत्र से जीता हूं जो तूफान से प्रभावित है। मैं अपने विचारों को उनके सामने रखना चाहता था। ममता के आरोपों पर बीजेपी नेता ने कहा उन्होंने पीएम की मीटिंग ये कहते हुए छोड़ दी कि उनका शेड्यूल पहले से फिक्स है। मीटिंग में राज्यपाल, एक केंद्रीय मंत्री और मैं था। मैं वहां जाना चाहता था, इसलिए मुझे बुलाया गया। लेकिन ममता ने कहा कि मुझे प्रतिपक्ष के नेता की मान्यता नहीं दी गई। लेकिन मैं बता दूं, 10 मई को दिलीप घोष ने मुझे नेता प्रतिपक्ष घोषित किया है। शुभेंदु ने ममता के उस बयान पर पलटवार किया जिसमें उन्होंने कहा कि पीएम से मीटिंग से पहले उनका हेलीकॉप्टर हवा में चक्कर लगा रहा था। शुभेंदु ने कहा कि मैं वहां था। दोपहर 2:05 पर हेलीकॉप्टर उतरना था और दोपहर 2:15 पर वह उतारा गया। आखिर इसमें देर क्यों हुई? शुभेंदु ने ममता पर निशाना साधते हुए कहा कि आप जैसा चाहें वैसा नहीं कर सकते। आप नंदीग्राम में हार गई हैं। एक गैर विधायक मुख्यमंत्री विधायक का अपमान नहीं कर सकता जो जीता हुआ है। ममता ने परंपरा और नियम को तोड़ा। उन्होंने कहा कि उड़ीसा के सीएम 2 केंद्रीय मंत्रियों के साथ समीक्षा बैठक के लिए आए थे। उड़ीसा सरकार ने रिपोर्ट दी है और प्रधानमंत्री ने हवाई सर्वेक्षण किया। सर्वेक्षण के बाद पीएम को कलाईकुंडा में बैठक करनी थी, लेकिन पीएम ने ममता का 30 मिनट तक इंतजार किया। ये शर्मनाक है। मुख्य सचिव के तबादले पर शुभेंदु ने कहा कि वह किसी राजनीतिक दल के बारे में नहीं है। उन्होंने एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी के रूप में प्रोटोकॉल को तोड़ा है। संविधान के अनुसार यह तबादला उचित है। ये मैं इसलिए कह सकता हूं क्योंकि मैं लंबे समय से राजनीति में हूं। मैं ये नहीं कहूंगा कि मुख्य सचिव ने अपनी मर्जी से ऐसा किया। उन्हें कल ऐसा करने के लिए मजबूर किया गया था। रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।